हाँ, तो क्लास 10 अभी तक आपका कोई भी एग्ज़ाम कैसा भी गया हो, कितना भी बेकार गया हो, कितना भी अच्छा गया हो, लेकिन आपका ये सोशल साइंस का एग्ज़ाम सबसे बेस्ट जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको मेंटर करूँगा। मैं 2 साल से बच्चों को मेंटर करता आ रहा हूँ और जो सोशल साइंस के एग्ज़ाम में मैंने पीडीएफ दी है, उसी में से क्वेश्चन्स हर साल बनते हैं और मैं इस साल भी आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस बार मैंने पीडीएफ को बहुत ज़्यादा अपडेट करा है। टॉप 100 क्वेश्चन्स में सारी वैरायटी के क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है और उन सारे क्वेश्चन्स के अंदर से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आपके हर एक सेट में आ रहे होंगे आपके पेपर के अंदर, आप चेक करना उस दिन। और ये जो नोट्स हैं और ये जो सीक्रेट पीडीएफ्स हैं, सब आपको मैं बताऊंगा कहाँ मिलेंगी और उसी के साथ साथ दोस्तों पूरे सारे सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। कैसे 5 दिन के अंदर आपको जीरो से हीरो बनना, कुछ नहीं पढ़ा ना अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आपको इन 5 दिन के अंदर आप नोट्स पढ़ने के साथ साथ आपका जो एमसीक्यूज है वो कैसे कंप्लीट करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट करेंगे, मैप्स कैसे कंप्लीट करेंगे, उसी के साथ प्रीवियस जो आपके टॉपर्स थे उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे थे, उसके बारे में मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर सब कुछ डिटेल में बताने जा रहा हूँ। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों देखो, सोशल साइंस जो है ना एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कोई ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है, लेकिन ये जो है सोशल साइंस आपका बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बन सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट इन द सेंस कि अगर आप सोशल साइंस को सही से फॉलो करके चलते हैं तो सोशल साइंस आपको उतना ही रिटर्न देगा। यानी कि अगर आपने शुरू से फॉलो कर लिया होता ना तो 100 आउट ऑफ 100 लाना सोशल साइंस में कोई मजाक की बात नहीं, लेकिन अभी भी 90 प्लस लाना, 95 मार्क्स तक लाना कोई हार्ड बात नहीं है। आप अभी भी ला सकते हो इन 4-5 दिन के अंदर। कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये जो मैं टिप्स बताने वाला हूँ इन्हें फॉलो करना होगा, फिर आपको आंसर राइटिंग टिप्स को फॉलो करना होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है इन सबको फॉलो करना होगा। तो सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको सोशल साइंस का क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, मतलब क्या क्या हैक्स है सोशल साइंस के लिए। सबसे पहला है कंप्लीट योर सिलेबस। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे? एनसीईआरटी खोल के एनसीईआरटी उठाओ और हाइलाइटर उठाओ और हर एक लाइन पढ़ने लग जाओ। नहीं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे बिल्कुल भी अब मत पढ़ना, क्योंकि इसमें नए नए कीवर्ड्स और नए नए की टर्म्स हाईलाइट होंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोशल साइंस के हर एक सोशल साइंस के चैप्टर के एक ही पेज के अंदर नोट्स बना दिए, एक ही पेज के अंदर, आगे एक ऐसे आगे और एक ऐसे पीछे, ऐसे करके मैंने नोट्स बना दिए हैं। उनकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहां पे जाके चेकआउट करना। वहां पे वैसे तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन सोशल साइंस वाले सेक्शन आप जाके खोल लेना। ड्राइव लिंक होगा, फोल्डर को खोलना, सोशल साइंस का सेक्शन सिलेक्ट करना, वहां पे सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट मैप्स और पिक्चर्स भी मैंने उसमें लगा रखी हैं और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने उस नोट्स के अंदर ऐड कर रखे हैं, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो। यानी कि ये जो एक पेज में जो नोट्स है ना, ये आपके लिए एक तरीके से बिल्कुल सटीक आइडिया है, एकदम आप कह सकते हैं बिल्कुल 100% आपको रिटर्न देने वाला आइडिया है इस नोट से पढ़ना आपका। ठीक है, तो ये नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर फॉलो करें। उसके बाद आते हैं आगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो कैसे करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करने होंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अब आपको कहां से मिलेंगे? इस टाइम आप अगर लास्ट 10 ईयर की प्रीवियस ईयर बुक लेके बैठ जाओ और उसमें से हर एक क्वेश्चन हाईलाइट करने लगो, तो ये कोई सही टाइम नहीं है ये क्वेश्चन हाईलाइट करने का। तो आपको ये सब चीजें बनी हुई चाहिए होंगी। तो कहां मिलेंगी? तो ये भी मेरे पास ही मिलेंगी। मैं लास्ट 2 ईयर से बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूँ और मैंने उन बच्चों को जो आप पीडीएफ प्रोवाइड करी थी उसे मैंने बहुत ज्यादा अपडेट करा है। इस बार मैंने उसमें और ज्यादा क्वेश्चंस ऐड करे हैं और ज्यादा मैंने रिपीटेड पीवाईक्यूज उसमें ऐड करे हैं। उसी के साथ साथ उनसे मैंने 4 एपिसोड में डिवाइड किया था, जिसे मैंने बीसीएस कहा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। कंप्लीट फोल्डर का उसका भी लिंक दे दूंगा। उसके अंदर 4 पीडीएफ्स होंगी, 25-25 क्वेश्चंस करके। हर आपको पीडीएफ के अंदर जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल रहे होंगे। किसी में केस बेस्ड है, किसी में एमसीक्यू है, किसी में आपके रिपीटेड 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन वहां पे प्रोवाइड हो रहे हो। इस तरीके के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहे होंगे और वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो रिपीट हुए थे हर साल, और इस साल भी वो क्वेश्चंस रिपीट होंगे 101%। क्यों? क्योंकि वो हर साल रिपीट होते आ रहे हैं। जैसे कि अब मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके हर बार रिपीट होते हैं। जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया वाले टॉपिक का आप देखो तो उसमें नमक की तरह जो टॉपिक है वो हर बार रिपीट होता है, और उसी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। और रोलेट एक्ट वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। और फर्स्ट वाला जो आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन जरूर आता है, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी पे क्वेश्चन ज्यादातर आपका बनता हुआ दिखेगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया हो। उसके बाद आप कहोगे कि हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें। वैसे तो मैंने 20 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपके उसमें डाल दिए हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, उन्हें तो आपको करना ही है। आप कहोगे 20 एमसीक्यू से क्या होगा, आते आपके 20 ही है, उनमें भी कह सकते हो आपके 50% से ज़्यादा एमसीक्यू उसी में से आएंगे। बहुत ज़्यादा मैंने आपको मतलब ऐसे समझिए कि पेपर एक तरीके से आपके सामने रख दिया है उस पीडीएफ के अंदर, तो आप उसे तो फॉलो कर ही लें। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, 20-25 एमसीक्यू किसी भी वेबसाइट से, किसी भी यूट्यूब चैनल से देख के जा सकते हैं चैप्टर वाइज। ओके, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने उसे उसी पीडीएफ के अंदर ऐड कर दिया है, उसका आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। 10 से ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन है, इतने केस स्टडी कर लोगे बहुत है। 3 केस स्टडी आने हैं, इन 10 में से 2 तो सीधे सीधे फंसेंगे, एक आधा आपको ऊपर नीचे आएगा जो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि कैसे करना है। ठीक है, आइए समझ में आ गया हो आपको। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा टिप है कि आपको मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैथ्स बहुत स्कोरिंग होता है और उसके अंदर आपको जो है बिल्कुल भी आपको मतलब उसे इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि देखो मेरे 95 मार्क्स आए थे, कैसे आए थे, मेरे कुछ एमसीक्यू में गलती रह गई बात, वरना मेरे 100 मार्क्स पक्के थे। 5 मार्क्स का मैंने मैप करा, वो बिल्कुल सटीक गया मेरा, मैंने जितने आंसर लिखे सब बिल्कुल करेक्ट गए, सिर्फ 5 मेरे एमसीक्यू गलत थे और मेरे 95 मार्क्स फाइनल में थे। तो समझ रहे हो ना, मतलब वही मार्क्स कटे थे। और वो एमसीक्यू क्यों गलत थे, क्योंकि मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करी थी। इसलिए इस बार मैं कह रहा हूँ कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप करना, जिससे कि वो गलती जो मैंने करी थी वो आप ना करो और आपके जो मार्क्स हैं वो 100% ही आए, आपके मार्क्स अच्छे ही आए। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैप्स और एमसीक्यू ये दोनों अच्छे से याद रखना है। मैप्स को जरूर करके जाना है, एक ही वीडियो होती है मैप की, उसमें कंप्लीट कर लेना। अगर आप कहो तो मैं आपको मैप्स की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, और अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं क्लास 10 का सिलेबस के कंप्लीट वन शॉट ले आऊंगा सोशल साइंस का। ओके, सोशल साइंस का मैं आपको वन शॉट ले आऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो। ओके दोस्तों, बाकी मैं आपको ये बता रहा था कि सोशल साइंस में आप प्रेजेंटेशन कैसे करनी है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन के लिए तो सबसे पहले देखो दोस्तों, सोशल साइंस का एग्जाम थ्योरेटिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पैराग्राफ में लिखेंगे। सोशल साइंस के एग्जाम को सिर्फ पैराग्राफ में नहीं लिख के आना, आपको उसे पॉइंट वाइज लिख के आना, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको सोशल साइंस का एग्जाम ऐसा लिखना है कि जो उसके कीवर्ड्स हैं वो सीधा जो है आपके एग्जामिनर के दिमाग में घात करें। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें पूछा गया आपसे कि आप बताइए कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश, मतलब जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन क्यों है। तो आप इसके 3 कारण अच्छे से लिख सकते हो, है ना। मैंने उसे ये वाला क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत बार रिपीट हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि एक के लिए जो विकास है दूसरे के लिए विनाश हो सकता है, इसमें एग्जांपल्स वगैरह देने होते हैं। कैसे कि देखो, एक तो जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो एक उद्योगपति के लिए जो है ना, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है उसके लिए तो विकास है, लेकिन जो वहाँ पे गांव में जो जमीन थी उन लोग की तो जमीन छिन गई तो उनके लिए तो वो विनाश हो गया। डैम बनना है, वो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी शहरों को, उसके लिए तो वो विकास है, लेकिन डैम के आसपास लोग बस रहे थे उनके लिए तो वो विनाश है। तो इस तरीके से आप समझाना, मतलब आप जो है एग्जाम्पल के साथ तो समझाना ही, और उसी के साथ साथ जो आप आंसर लिख रहे हो ना उसका जो कीवर्ड है वो पहले लिखने की कोशिश करना है। अगर वो कीवर्ड मतलब उसके आंसर की से मैच कर जाए, एग्जामिनर के आंसर की से मैच कर जाए। वरना अगर आप वो कीवर्ड आपने पहले नहीं लिख पा रहे हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो कि मतलब या तो कीवर्ड हाईलाइट कर दो। क्या करो, कीवर्ड जो है वो क्वेश्चन का आंसर जो लिख रखा है आपने उसके अंदर हर पॉइंट में कोई ना कोई कीवर्ड हाईलाइट कर दो, तो ये कर सकते हो आप। बाकी पॉइंट्स में किस तरीके से लिखना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 3 पॉइंट तो लिखने ही होंगे। 4 पॉइंट तक जा सकते हो, 5 पॉइंट तक मैक्सिमम जा सकते हो, 3 से 5 पॉइंट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट लिखना मिनिमम, क्योंकि 1 पॉइंट गलत भी चले गया तो उस हिसाब से वहां पे एडजस्ट हो सकता है। 6 पॉइंट लिखना मिनिमम, और जो आप क्वेश्चन लिख रहे हो उससे पहले हेडलाइन लिखना। हेडलाइन क्या होती है, मान लीजिए आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सो आप लिखना द एक्टिविटीज अंडर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आर एज फॉलोज, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो जो क्रियाएं हुई थी वो नीचे निम्नलिखित हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एक्सप्लेनेशन नीचे निम्नलिखित है। इस तरीके से आप पहले एक हेडलाइन लिखना, फिर आप पॉइंट्स लिखना, 6 पॉइंट मिनिमम लिखना, 8 पॉइंट तक मैक्सिमम जा सकते हो। ठीक है, तो 6 पॉइंट लेके आना 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया हो कि कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, बाकी आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के आंसर शीट चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ता है टाइम मैनेजमेंट। तो देखो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही सिंपल है। टाइम मैनेजमेंट में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस ये करना है कि 15 मिनट जो आपके स्टार्टिंग के होते हैं उन्हें ऐसे यूटिलाइज करना कि आपको उसके लिए बार बार रिग्रेट ना होना पड़े। यानी कि जो आपको 15 मिनट पहले आइडिया लगा लो ना कि भाई आज शीट में जब आंसर लिखा होगा तो मुझे कौन कौन सी चीजें बीच में परेशान करेगी, तो उन सबको ही तो 15 मिनट में निपटा दो। यानी कि जैसे कि बहुत से एमसीक्यू होते हैं जो इजी है,
उसे डायरेक्ट आंसर शीट में लिखना, तो उसमें डॉट डॉट लगा लो उसके आंसर में। एमसीक्यू में आपका केस बेस्ड है, आपको इजी केसेस मिल गया, उसका आंसर डॉट डॉट लगा दो वहाँ पे, या उसका आंसर हाईलाइट कर लो क्वेश्चन पेपर के अंदर। उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, चॉइस वाले क्वेश्चन है, चॉइसेस है, आपको बाद में चॉइस, अरे मैं ये करूँ ये वो करूँ, ये आपको बिना फालतू का 1-2 मिनट पर बात करता है। तो इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, पहले ही उस क्वेश्चन को निकाल के रख लो। तो ये तो आपको 15 मिनट्स के अंदर करना है स्टार्टिंग। फिर उसके जब स्टार्ट हो जाता है उसमें पहले वो क्वेश्चन करना बहुत अच्छे से आता है, फिर जो मॉडरेट आते हैं, फिर जो बिल्कुल नहीं आते हैं। इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। और टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन दोनों के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो दोनों का लिंक आई बटन में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा टॉप के अंदर। एक बार उसे देख लोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी बताना, नोट्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है, वन शॉट आपको देना है तो बता देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।